हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ। शुरू करेंगे आज की क्लास को, जो कि बेस्ड है फर्स्ट एडिटोरियल पे द हिंदू के फॉर प्लुरैलिटी। इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है भारत की जनता के मैच्योर होने पे, परिपक्व होने पे। अब धर्म खतरे में है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन, इन सभी बातों पे पब्लिक ने वोट देना बंद कर दिया है, जैसा कि आपने रीसेंट इलेक्शंस में देखा। और ये बातें बताई गई हैं आपको लोक नीति सर्वे के आधार पे, जो कि भारत सरकार खुद करवाती है। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में। पढ़ने में बहुत आसान है, इन्फॉर्मेटिव है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आसानी से आज सीखोगे, है ना। ये क्वेश्चन है कुछ एक आपके सामने, क्लास के लास्ट में इनको अपने को देना है अटेम्प्ट। जो भी इस क्लास में सीखोगे इन क्वेश्चंस पे अप्लाई होगा। आपका ऑब्जेक्टिव है 11 में से 11 नंबर मिले। सॉल्यूशंस एट द एंड ऑफ द क्लास करवाएंगे। आइए लेक्चर को पूरे प्यार से और जोश के साथ में शुरू करते हैं। कह रहा है जी फॉर प्लुरैलिटी। प्लूरल समझते हैं ना आप, जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हों वो होता है प्लूरल। और प्लुरैलिटी मतलब होता है विविधता, जैसे कि आपको इंडिया में मिलेगी। हर कंट्री का, हर रिलीजन का आदमी, हर कम्युनिटी का आदमी एक ही मोहल्ले, एक ही गली के अंदर आपको प्यार से रहता हुआ मिल जाएगा। कह रहे जी इस बार पब्लिक ने जो वोट किया है वो प्लुरैलिटी के लिए किया है, देश में विविधता के ऊपर वोट हुआ है। टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। कह रहे जी द लोक नीति पोस्ट पोल इंडिकेटेड एन एग्जॉशन विद द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व। कह रहा है जो लोक नीति नाम का एक संस्था है, सरकारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कह रहा है इसका जो पोस्ट पोल है, पोस्ट पोल यानी इलेक्शन के बाद होने वाला सर्वे, समझ गए ना। कह रहा है जो लोक नीति सर्वे हुआ है, इलेक्शंस के बाद हुआ है, रिजल्ट आने के बाद हुआ है। इस सर्वे ने ये इंडिकेट किया हमें, और किस चीज़ को, इस सर्वे ने दिखाया है एक थकान को, एक एग्जॉशन को। और थकान किसके लिए? थकान है इस पॉलिटिक्स के लिए, इस राजनीति के लिए जो है हिंदुत्व की, जो है हिंदू डोमिनेंस की। तो पहले राजनीति चलती थी खूब, 10 साल चली भी, लेकिन अब इस राजनीति के अंदर वोट मिलने कम हो रहे हैं, जैसे पिछले सालों मिला करते थे। पब्लिक उतने वोट नहीं डाल रही है। पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व को आप आसान भाषा में समझ सकते हैं, हिंदुत्व को डोमिनेट करने की पॉलिटिक्स, जिसमें आप जो है हिंदुत्व को सेंटर स्टेज बना करके अपनी पॉलिटिक्स को चमकाते हैं। समझ गए ना। पोस्ट पोल, ये पोल आया है, पोस्ट बाद में आया है ना इलेक्शंस के। और वर्ब है इसकी इंडिकेटेड, इंडिकेट करना, किसी चीज़ को दिखाना। एग्जॉशन वर्ड को देख लेना, थकान के लिए, फैटीग के लिए यूज़ होता है। थकान को टायर्डनेस भी बोलते हैं। और एग्जॉशन के लिए एक बहुत अच्छी वर्ब है हमारे पास, इनर्वेशन। एडवांस्ड वर्ड है, आप इसको एग्जाम्स में देखेंगे। देखो, इनर्वेट एक वर्ब है, किसी को थकाना, ठीक है, किसी के अंदर का जोश निकालना, इनर्वेट। और वहीं से बना दिया हमने इनर्वेशन नाम का नाउन। अब इस वर्ब को एक दूसरी वर्ब से कंफ्यूज मत करना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं जो इसकी बिल्कुल उल्टी है। दूसरी वर्ब है इनविग्रेट। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने तो दोनों ही नहीं सुनी। नहीं सुनी तो आज सुन लो, एग्जाम्स में आएंगी, क्वेश्चंस बनेंगे इन पे। इनर्वेट यानी थकाना, और इनविग्रेट यानी किसी चीज़ में विगर या जोश को भरना, किसी चीज़ के अंदर नई तरोताज़ा स्फूर्ति को लाना, ठीक है, जोश को बढ़ाना। ये जोश निकाल देता है, ये जोश बढ़ा देता है। दोनों अलग अलग वर्ब्स हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ, आज के क्विज़ में मैंने इन दोनों वर्ब्स को कंफ्यूज करके क्वेश्चंस बनाए हैं। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे। क्लास अच्छी लगती है, पूरी देखते हो, ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर दिया करो, ताकि इन क्लासेस को मैं लाता रह सकूँ। आपके प्यार के ऊपर ये चैनल चलता है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @YourEnglishTutor टाइप करना है। टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSAT। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप।
ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी 5 वर्ड्स हैं। रेजिलियंस से शुरू करेंगे। रेजिलियंस होती है गिर के उठने की ताकत, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं जुझारूपना, द एबिलिटी टू बाउंस बैक। इंडियन इकोनॉमीज रेजिलियंस हेल्प्ड अस कोप विद द रिसेशन ऑफ 2009। भारत की अर्थव्यवस्था के जुझारूपने ने, रेजिलियंस ने हमें मदद किया कि हम कोप विद कर सकें, निपट सकें, सामना कर सकें 2009 की मंदी का। तो रेजिलियंस नाम का वर्ड, जुझारूपने नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए अगला वर्ड अपने पास स्ट्रॉन्ग होल्ड, समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, होल्ड मतलब पकड़। स्ट्रॉन्ग होल्ड वो एरिया है, वो डोमेन है जहाँ पे आपकी पकड़ मजबूत है। अगर आप कोई नेता हैं, जिस एरिया से सबसे ज़्यादा आपको वोट मिलते हैं, वो नेता आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, तो जिस फील्ड में आपकी पकड़ है, आप अगर कोडिंग करते हैं तो आईटी का फील्ड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो ज़रूरी नहीं है कोई जगह ही हो, कोई मोहल्ला ही हो, कोई देश ही हो, कोई भी डोमेन जहाँ पे आपकी पकड़ है ना, वो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड कहलाता है। अ स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव बेस या एरिया ऑफ डोमिनेंस। तो ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। स्ट्रॉन्ग होल्ड अपने आप में बड़ा ईजी सा वर्ड है, इसके सिनोनिम्स पर नज़र ज़रूर डालना। सीटाडेल, फोर्ट्रेस एंड बेसन, ठीक है, मजबूत पकड़ वाले एरियाज़ के लिए ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। रशिया हैज़ सो फार रिमेन्ड अनसक्सेसफुल इन सीजिंग कंट्रोल ऑफ द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ द यूक्रेनियन आर्मी। रशिया अभी तक रिमेन्ड यानी रहा है, अनसक्सेसफुल यानी नाकामयाब, कंट्रोल सीज करने में, कब्जा लेने में स्ट्रॉन्ग होल्ड्स का, मजबूत पकड़ वाले एरियाज़ का जो है यूक्रेनियन आर्मी के। जहाँ जहाँ यूक्रेनियन आर्मी के जो बेसिस हैं वहाँ पे रशिया अभी तक कब्जा नहीं कर पाया। चलो ये वर्ड आर्टिकल में आ जाएगा। अगला वर्ड है रिकूप। देखो रिकूप वर्ड जो है ना, एक बड़ा वर्ड है रिकूपरेट, उसकी शॉर्ट फॉर्म है। आप कई बार ऐसे वर्ड्स देखते हो बड़े वाले की शॉर्ट फॉर्म बन जाती है। जैसे एक वर्ड है अपलोड, अपलोड मतलब प्रशंसा करना, शॉर्ट फॉर्म बन जाती है उसकी LAUD, लॉर्ड, है ना, प्रशंसा करना। वैसे ही रिकूप और रिकूपरेट दोनों का मतलब हिंदी में होता है भरपाई करना। कोई नुकसान आपको हुआ तो आप क्या करोगे, उसके सामने कुछ प्रॉफिट करके उसको बराबर करोगे, इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में रिकूप करना। रिगेन और मेकअप फॉर अ लॉस। इट टेक्स अ वाइल टू रिकूप द इनिशियल कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। इट टेक्स अ वाइल, थोड़ा वक्त लगता है, इट टेक्स अ वाइल, और किस काम में, रिकूप करने में, फिर से उगाने में, फिर से भरपाई करने में, जो शुरुआती कॉस्ट होती है, कीमत होती है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने की। तो अगर 10 लाख रुपए लगा के बिज़नेस आपने चलाया है, शुरू किया है, तो पहले साल 10 लाख नहीं आ जाएंगे, 2, 3, 4, 5 साल लगेंगे, उसके बाद आपको अपनी इनिशियल कॉस्ट रिकूप होगी। तो मेरे ख्याल से वर्ड दिमाग में बैठ गया होगा। रिकवर करना, कंपेंसेट करना, रिगेन करना, रिम्बर्स, इसके सिनोनिम्स हैं। यू विल सी द वर्ड आर्टिकल इन द आर्टिकल टुडे। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड है डिलीजेंस। ये वो क्वालिटी है जो मैं आप सभी में एक्सपेक्ट करता हूँ। डिलीजेंस का मतलब होता है कंसिस्टेंट हार्डवर्क। वो कहते हैं ना, फल की इच्छा किए बिना कर्म करना। हालांकि करना नहीं चाहिए, बिना फल की इच्छा के कर्म क्यों करोगे आप, फल की इच्छा तो रखो ना मन में, लेकिन हार्डवर्क में कुछ कमी नहीं हो। 110% जब आप किसी चीज़ में डाल देते हैं तो आप अपनी डिलीजेंस को दिखाते हैं। हर डिलीजेंस हर हैज़ अर्न्ड अ सॉलिड करियर, अ सॉलिड करियर। उसकी जो डिलीजेंस है, उसका जो कंसिस्टेंट हार्डवर्क का रवैया है, उसने उसको एक सॉलिड करियर अर्न करवा के दिया है। उसकी वजह से उसका करियर बड़ा मजबूत है। ठीक है, डिलीजेंस एक क्वालिटी है, और अगर आप में एक क्वालिटी है तो आप हो जाएंगे डिलीजेंट, डिलीजेंट स्टूडेंट। इंडस्ट्रियसनेस भी बोल सकते हैं, परसिवरेंस भी बोल सकते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। फिर किसी क्लास में वर्ड्स आएंगे, ब्रेक करके बताऊंगा सिनोनिम है इसके। चलिए लास्ट अपने पास फ्रेजल वर्ब है स्ट्राइव। देखिए स्ट्राइव के बाद में फॉर भी आ जाता है, और स्ट्राइव के बाद में टू इन्फिनेटिव भी हो जाता है। फॉर यूज़ करके दिखाता हूँ, फिर टू इन्फिनेटिव लगाऊंगा। स्ट्राइव का मतलब होता है किसी काम को करने की, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। हिंदी में बोलते हैं भरसक प्रयास करना, है ना, मन लगा के किसी चीज़ को अटेम्प्ट देना। वन शुड स्ट्राइव फॉर। वन का मतलब होता है कोई भी आदमी, कोई भी औरत, कोई भी इंसान। किसी भी इंसान को स्ट्राइव फॉर करना चाहिए, भरसक कोशिश करनी चाहिए पाने की। और किसको, एक्सीलेंस को, महानता को। और किसको, नॉट परफेक्शन, ना कि परफेक्शन को। एज वी डोंट लिव इन अ परफेक्ट वर्ल्ड इधर, क्योंकि हम एक परफेक्ट वर्ल्ड में रहते भी नहीं हैं। तो परफेक्शन ला के भी क्या करोगे, आपने किसी चीज़ में ले आए लेकिन आसपास तो इम्परफेक्शन है ना,
सड़क पे निकले हो गड्ढे हैं, हर तरफ करप्शन है। तो परफेक्शन के लिए मत भागो, एक्सीलेंस के लिए भागो किसी भी चीज़ में। समझ गए ना, जो 80% जो काम है वो करने वाला होता है, वही होता है एक्सीलेंस। चलिए, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस नाउन था इसलिए फॉर लग गया। अगर किसी काम को करने के लिए स्ट्राइव करना है तो स्ट्राइव टू डू समथिंग लिखें, स्ट्राइव टू गेट एक्सीलेंस ऐसा भी लिख सकते थे। स्ट्राइव को सीक, चेज, डिज़ायर, हंट, परस्यू इन सभी वर्ड से बताया जाता है। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में आज देखेंगे। थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ मैं फटाफट, क्योंकि आर्टिकल बड़ा आसान है, अपने को फास्ट प्रोसेसिंग करना सीखना है। अब जल्दी से एक समरी आपको दें आर्टिकल की। ये समरी ये है कि भारत सरकार का एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सर्वे जो है ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है CSDS, सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। इस संस्था का काम होता है सामाजिक रुझानों को पकड़ना, देश में लोग क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ पे वोट कर रहे हैं, क्या क्या सामाजिक बुराइयां हैं। तो इस संस्थान ने एक सर्वे करवाया इलेक्शंस के बाद, और उस सर्वे में ये पता लगा कि 2014 और 2019 में जिन चीज़ों के नाम पे देश ने वोट किया था, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, अब उन चीज़ों को देश नकार रहा है। और इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है, इसका सीधा सीधा एक प्रूफ है 2024 में बीजेपी को मेजॉरिटी ना मिलना। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि पब्लिक अब मैच्योर होती जा रही है, हिंदू मुस्लिम पे बांटने वाली पॉलिटिक्स पे वोट करने में लोगों का मन नहीं करता है। विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि भारत की पहचान है, अब वो पहचान आपको सच होती हुई दिखाई दे रही है धीरे धीरे। आज के आर्टिकल में एनालाइज किया गया सर्वे को डिटेल में बताया गया है। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। एनालाइजिंग टोन में लिखा हुआ है, कह रहा है जी, आर ड्रॉप इन सेटिस्फैक्शन लेवल्स विद गवर्नेंस, द स्टैग्नेटिंग popularity of Prime Minister Narendra Modi, the resilience of regional parties, and the rejuvenation of the Congress Party, and the fading of Hindutva for marginalized sections in the Hindi heartland। ये कोई सेंटेंस नहीं है, इसने 5 चीज़ों के नाम बताए हैं एक लिस्ट में। कह रहा है जी 5 चीज़ें देश में हुई हैं इस पिछले वाले हफ्ते में। कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं भाई? पहले तो एक ड्रॉप आया है, एक गिरावट आई है सेटिस्फेक्शन के लेवल में, संतुष्टि के लेवल में, जो है सरकार के कामकाज के रवैये से, गवर्नेंस से। गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट का काम करने का रवैया। कह रहे जी पहली चीज़ तो ये, लोग थोड़े असंतुष्ट हो रहे हैं सरकार के कामकाज से। दूसरा, स्टैग्नेट होता हुआ या धीमा पड़ता हुआ या मंदा होता हुआ जो पॉपुलैरिटी है, जो लोकप्रियता है, जो फेम है PM मोदी का। तीसरी चीज़ ये आई है, रेजिलियंस आई है, जुझारूपना आया है रीजनल पार्टीज़ का, है ना। वहाँ पे TDP, वहाँ पे साउथ के अंदर JDS, है ना, कहीं पे तृणमूल कांग्रेस, रीजनल पार्टीज़ के अंदर जुझारूपना देखने को मिला है। और चौथी चीज़ ये आई है कि रिजुविनेशन हुआ है, एक नया जन्म हुआ है, एक नई जान मिली है कांग्रेस पार्टी को। और पाँचवीं चीज़ ये हुई है कि फेडिंग हो रही है। फेड होना यानी किसी चीज़ का मंदा होना, जैसे सितारे फेड हो जाते हैं ना सुबह में, सुबह के आसमान में रात के सितारे फेड हो जाते हैं, धूमिल हो जाते हैं, तो वैसे ही फेडिंग हो रही है हिंदुत्व पॉलिटिक्स की। और किन में? गरीब लोगों में, मार्जिनलाइज सेक्शंस में, ऐसे लोग जो हाशिए पे बैठे हैं, ऐसे लोग जो नौकरी और व्यापार के बिना ज़िंदगी को बिता रहे हैं। कह रहा है ये 5 चीज़ें कहाँ हुई हैं? हिंदी हार्टलैंड में हुई है, भारत के उस एरिया में जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है वो हार्टलैंड है देश की पॉलिटिक्स का। समझ गए? कह रहा है ये 5 चीज़ों के नाम इसने आपको बताए। कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, सिर्फ एक लिस्ट है। चीज़ नंबर 1, चीज़ नंबर 2, चीज़ नंबर 3, चीज़ नंबर 4, चीज़ नंबर 5। चलो आगे बढ़ते हैं। मीनिंग देख लेना सारे। स्टैग्नेट करना, किसी चीज़ का धीमे पड़ना। जो चीज़ गाड़ी 200 की रफ्तार पे चल रही थी और 220 जाने को हो रही थी, अचानक से वो 150 पे आ जाए और 140-50 पे चलने लगे, तो वो स्टैग्नेट हो गई है। ठीक है ना, बहुत धीमे नहीं पड़ी है लेकिन रुक गई है, आगे तेज़ होना वो बंद हो गई है। रेजिलियंस आप समझते हैं, जुझारूपने को बोलते हैं। रिजुविनेट होना, किसी का नया जन्म होना, किसी को नई जान मिलना। ये जुव जो रूट है ना, ये जान या लाइफ से रिलेटेड है, ऊर्जा से रिलेटेड है। तो रिजुविनेशन हुआ है कांग्रेस पार्टी का, नई जान इस पार्टी को मिली है। मार्जिनलाइज्ड मैंने आपको बता दिया, हाशिए पे बैठे हुए लोग, सबसे गरीब लोग समाज के। हार्टलैंड यानी सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी चीज़ का। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस
रिड्यूस्ड मेजॉरिटी इन 2024 जनरल इलेक्शन। कह रहा है इन पांचों चीज़ों ने, ऑल दीज ने अपना हिस्सेदारी दिया, कंट्रीब्यूट किया एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की कम होती हुई मेजॉरिटी में 2024 के जनरल इलेक्शन में, आम चुनावों में। कह रहा है ये किसने बताया? कह रहा है जी अकॉर्डिंग टू द CSDS लोक नीति पोस्ट पोल सर्वे। ये बताया गया है हिसाब से CSDS नाम के इस संस्थान की, इस ऑर्गेनाइजेशन की लोक नीति पोस्ट पोल सर्वे के हिसाब से। तो सरकारी ग्रांट पे चलने वाला एक NGO है, ऐसा समझ लो, चलता सरकारी ग्रांट से है। तो सरकारी ग्रांट पे चलने वाले इस NGO का ये कहना है कि ये सब कुछ देश में हुआ है रिड्यूस्ड मेजॉरिटी का यही कारण है। तो पांचों चीज़ों के लिए अब आपको अगला सेंटेंस मिला इनसे कनेक्ट होता हुआ। ऑल दीज, इनकी वर्ब है कॉन्ट्रीब्यूटेड टू, कॉन्ट्रीब्यूट करना, अपनी भागीदारी या हिस्सेदारी देना। चलिए और आगे बढ़े। कह रहा है जी इन इट्स प्री पोल सर्वे द एजेंसी हैड इंडिकेटेड दैट अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस राइज वर की इश्यूज। अब कह रहा है ये जो CSDS है, ये लोक नीति नाम का जो सर्वे करता है, ये बाद में नहीं करता, पहले भी करता है। कह रहा है जी इसने जब पहले सर्वे किया था इलेक्शन से पहले, प्री पोल सर्वे, उसमें इस एजेंसी ने इंडिकेट किया था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है और महंगाई है, ये की इश्यूज थे, इंपॉर्टेंट मुद्दे थे। और किसके लिए? फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्टोरेट, ज़्यादातर वोटर्स के लिए, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टोरेट के लिए। और कह रहा है कैसे थे? कह रहा है जी एंड डिस्पाइट द हेल्दी 46% सपोर्ट फॉर द NDA, a chunk of those favoring the incumbents were willing to back the opposition। कह रहा है और ये हुआ क्या? डिस्पाइट यानी बावजूद, एक हेल्दी 46% वोट के, सपोर्ट के NDA के। कह रहा है उसके बावजूद एक बड़ा हिस्सा, एक चंक था उन लोगों का जो फेवर करते थे इनकम्बेंट्स को। इनकम्बेंट यानी कुर्सी पे सवार लोगों को। निर्मला सीतारमन को फाइनेंस मिनिस्ट्री में, नरेंद्र मोदी को एज PM, इनकम्बेंट ये सभी जो कुर्सी पे बैठे हैं। कह रहा है एक बड़ा हिस्सा इन लोगों का जो कि कुर्सी पे बैठे लोगों को सपोर्ट करता था, इस बार वो तैयार हो गया था, विलिंग हो गया था कि वो सपोर्ट करेगा ऑपोजिशन को। और कब? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलेक्शन, इस पूरे इलेक्शन के दौरान। तो हमें ये पता लगा जो लोग BJP से बहुत प्यार करते थे, उनके लिए भी महंगाई और बेरोजगारी की वजह से वोट करना उनको सही लगा। इस बार कांग्रेस को करेंगे वो, ऐसा उनको ठीक लगा, है ना। वो तैयार हो गए कांग्रेस को करने के लिए। कांग्रेस का मतलब यहाँ ऑपोजिशन से है, ऑपोजिशन में पूरा इंडिया अलायंस आ जाएगा जिसमें कांग्रेस और उसके गठबंधन साथी हैं। एजेंसी की वो है हैड इंडिकेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज दोनों की वो है वर, दे वर की इश्यूज यानी वो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे। इलेक्ट्रेट यानी किसी एरिया में रहने वाले सभी वोटर्स का ग्रुप। जैसे आपका कोई मोहल्ला है, विनायक विहार है आपके मोहल्ले का नाम, ठीक है, हनुमान नगर है, तो हनुमान नगर में जितने भी लोग वोट डालेंगे पार्षद के चुनावों में या उस एरिया का MLA है, MP है, वो सभी वोटर्स को कंबाइंड मिलाकर के आप बोलेंगे इलेक्टोरेट, ठीक है, वन वर्ड है। चंक यानी बड़ा सा हिस्सा, चंक की वो है वर, हिस्सा जो था वो उन लोगों का तैयार था, है ना, वर था विलिंग, विलिंग यानी रेडी। चलिए इनकम्बेंट मैंने आपको बता दिया, ऐसा आदमी जो कुर्सी पे बैठा है, जो ऑलरेडी पावर में है और फिर से चुनाव लड़ने वाला है। कह रहा द फाइनल वोट शेयर फॉर द NDA एट 43.6% वॉज 1.4 पॉइंट्स लोअर देन what the constituents of this year's coalition received in 2019। जो आखिरी वोट शेयर आया 2024 चुनावों में NDA नाम की इस जो है गठबंधन के लिए, जो 43.6% था। कह रहा है ये जो वोट शेयर था ना, ये 1.4 पॉइंट्स कम था, यानी कितना था ये? 42.2 था। कह रहा है जी ये 1.4 कम था, लोअर था, बजाय उस चीज़ के जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी हिस्से हैं इस NDA के, इस साल के कोलिशन के, जो उन्होंने रिसीव किया था 2019 में। तो इस साल के अगर NDA के सभी लोगों को जोड़ दें जिनका 43.6 आ रहा है, तो ये 1.4 कम था, यानी पिछली बार 1.4 ज़्यादा आया था, लगभग 45% इनको वोट मिले थे। तो 2019 से इनमें गिरावट आई है। अच्छा गिरावट आई कैसे? कह रहा है जी इवन एस द इंडिया ब्लॉक सिक्योर्ड अ सिग्निफिकेंट 41.4% सपोर्ट। कह रहा है जी इवन एस मतलब
एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ इसको हिंदी में बोल सकते हैं। कह रहा है ये सारा तब जब दूसरी तरफ इवन एस जो इंडिया ब्लॉक है उसने सिक्योर कर लिया, हासिल कर लिया एक बहुत बड़े 41.4% सपोर्ट को। कह रहा है जी इफ़ द तृणमूल कांग्रेस शेयर आर इंक्लूडेड, अगर ममता बनर्जी की टीएमसी के शेयर भी आप जोड़ दें। कह रहे ये है अ लीप फ्रॉम 2019, ये एक उछाल है 2019 के चुनावों से। तो 19 से 24 में क्या बदलाव आए वो आपको बताए गए। एनडीए के लिए वोट कम हो गए ओवरऑल, और यूपीए और उसके कोलिशन पार्टनर्स के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए वोट का शेयर बढ़ गया। वोट शेयर की वॉब है वॉज लोअर देन, हायर देन, स्मार्टर देन, मोर इंटेलिजेंट देन, पुअरर देन। याद रखें जब भी देन का इस्तेमाल हो कंपैरिजन के लिए THAN, ठीक है, इसके साथ में जो डिग्री आएगी एडजेक्टिव की वो आएगी कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे लो देन नहीं लिख सकता मैं, लो देन, हाई देन नहीं, ऐसा नहीं लिख सकता। अगर कंपैरिजन के लिए देन लगाया है तो फिर एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में डालना पड़ेगा। लोअर लिखो, हायर लिखो, जो भी लिखना चाहो कंपैरेटिव में। सिंपल सेंटेंस, बढ़े आगे। लीप का मतलब होता है छलांग, उछाल। कह रहा है जी इन द प्रीवियस लोकसभा इलेक्शन द बैलाकोट एक्शन, द PM किसान स्कीम एंड 10% रिजर्वेशन फॉर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैटेगरी हैड हेल्प्ड द भारतीय जनता पार्टी रोम्ब होम विद 303 सीट्स। कह रहा है जी 2019 के चुनाव की बात करें इन द प्रीवियस इलेक्शन, ये चार चीज़ें जो हुई, तीन चीज़ें, पहली थी बालाकोट में स्ट्राइक, दूसरी स्कीम थी PM किसान स्कीम, बड़ी चमत्कारी स्कीम है ये अगर आप इसको पढ़ेंगे तो। तीसरी चीज़ है 10% का कोटा EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर जनरल सेक्शन वालों के लिए। कह रहे इन तीनों ने ना हेल्प किया था बीजेपी को कि वो रोम्प होम करे 303 सीट्स के साथ। रोम्प होम करना क्या होता है मालूम है आपको? हुड़दंग करते हुए, शोर मचाते हुए जीत हासिल करना। एकदम एक तरफा जब जीत होती है ना उसको बोलते हैं रोम्प होम करना। ये वर्ड बनाया गया है या फ्रेजल वर्ब बनाई गई है बास्केटबॉल से, सॉरी बेसबॉल से, ठीक है। अगर बेसबॉल आपने टीवी में देखा हो तो देखना कभी, उसमें होम रन होता है, होम रन है ना, जब आप छक्का वक्का मारते हो ना तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं होम रन। तो वहीं से रोम्प होम हमने बनाया है, एकदम हुड़दंग मचाते हुए जीत हासिल करना। तो इन्हीं चीज़ों ने भारतीय जनता पार्टी को हुड़दंग वाली जीत दिलवाई थी 303 सीट्स की। और ये कैसे मिली थी हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है जी लोक नीति, CSDS लोक नीति का सर्वे। बालाकोट एक्शन, PM किसान, 10% रिजर्वेशन, तीनों की स्कीम है हैड हेल्प्ड। ये काम पास्ट के पास में हो चुका है। 2024 जो पास्ट हो गया 2024 का चुनाव, और 2019 का चुनाव 2024 के पास्ट के का भी पास्ट है। तो याद रखें पास्ट का पास्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट में आएगा, हैड प्लस V3 लगती है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने कई बार करवाया है, सिर्फ यूट्यूब में इतना डालो हैड प्लस V3 YET योर इंग्लिश ट्यूटर, वो वीडियो 5 मिनट में आ जाएगी, बड़ा आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। कह रहे जी बट दिस टाइम अराउंड मल्टीपल नैरेटिव्स एंड पॉलिटिकल इश्यूज टाइड द पार्टी डाउन इन इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। कह रहे लेकिन बट दिस टाइम अराउंड, देखिए दिस टाइम अराउंड एक फ्रेज है अंग्रेजी में, हिंदी के मतलब होता है इस दफ़ा, इस बारी। कह रहे लेकिन इस बार मल्टीपल जो नैरेटिव्स आए, नैरेटिव क्या होती है, कहानियाँ है ना, कोई नेता कुछ बोल रहा है, कोई और कहानी सुना रहा है, मल्टीपल जो नैरेटिव्स आए और जो पॉलिटिकल इश्यूज आए, कह रहे इन्होंने बांध दिया, टाई कर दिया पार्टी को नीचे की तरफ अपने ही स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में, अपने ही मजबूत पकड़ वाले एरियाज़ में। पार्टी की इस बार दाल नहीं गली बीजेपी की, इनके नैरेटिव उतने काम नहीं किए। मल्टीपल नैरेटिव्स एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ की वर्ब है टाइड। टाई समवन डाउन यानी किसी को नीचे के लेवल पे बांध देना, उसको ऊपर ना आने देना। स्ट्रॉन्ग होल्ड याद होगा आपको, आपकी मजबूत पकड़ वाला एरिया, डोमेन, इसको बुल वॉक, फोर्ट्रेस याद है ना, बेसिन, इन सभी वर्ड से, रैम्पार्ट से, सेंचुरी से बताया जाता है। कह रहे जी इवन इट्स असेंडेंस इन ओडिशा एंड तेलंगाना वॉज नॉट इनफ टू रिकूप इट्स लॉसेज इन द हिंदी हार्टलैंड। कह रहे यहाँ तक कि इसकी जो चढ़त है, बढ़ाव है, उछाल है। देखिए वर्ब है असेंड करना, असेंड यानी ऊपर की तरफ जाना, पहाड़ की तरफ चढ़ते हो ना ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं असेंड करना। वहीं से नाउन बनाया है असेंडेंस। कह रहे थे कि यहाँ तक कि जो बीजेपी का असेंडेंस है, जो
डोमिनेशन है, जो समझ गए ना, उछाल है। ओडिशा में और तेलंगाना में ये उछाल इनफ नहीं था, काफ़ी नहीं था रिकूप करने के लिए, भरपाई करने के लिए इसके नुकसान की, लॉसेस की, जो हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी का हो गया। तो ओडिशा में अच्छे वोट मिले, लेकिन यूपी राजस्थान में ख़राब वोट मिले। इतनी भरपाई वो ओडिशा के वोट्स या तेलंगाना के वोट्स नहीं कर सकते। असेंडेंस की वर्ब है वॉस, रिकूप करना, रिकूपरेट करना, कंपेंसेट करना, मेकअप फॉर करना, किसी चीज़ को रिगेन करना, लॉस की भरपाई करना। ठीक है, तो रिकूप इट्स लॉसेस। हिंदी हार्टलैंड मैंने आपको बता दिया, भारत का वो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे हिंदी बोली जाती है और वहीं से देश की पॉलिटिक्स चलती है, उस एरिया को बोलते हैं हार्टलैंड। देखो, हार्ट बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर 3 सेकंड काम नहीं करे तो कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। तो हार्टलैंड वो वाला एरिया है जिसके बिना देश काम नहीं करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, थोड़ा गुजरात है ना, हिंदी हार्टलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्टलैंड पे 4-5 मैं वन वर्ड्स लिख के लाया हूँ, फटाफट उनको शेयर कर देता हूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। हार्टलैंड, हिंटरलैंड, मेनलैंड, मार्शलैंड, वेटलैंड और हाईलैंड। देखिए, वेटलैंड यानी वेट वाली लैंड, ऐसी लैंड जहाँ पे दलदल हो, जहाँ पे कीचड़ हो। हाईलैंड यानी पर्वतों वाला लैंड, ऐसा लैंड जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हो, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल है ना, हाईलैंड्स है। मार्श और दलदल एक ही बात है, तो मार्शलैंड तो अपने आप ही दलदल वाली जगह बन गई। मेनलैंड यानी सबसे मेन एरिया, भारत का जो एरिया है उसमें अंडमान निकोबार भी आता है, उसमें दमन एंड दीव भी आता है, उसमें गोवा भी आता है। लेकिन गोवा, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव ये सभी मेनलैंड का पार्ट नहीं है। मेनलैंड वो एरिया होता है जो समंदर से अलग ना हुआ हो। अंडमान निकोबार हमारा है लेकिन समंदर में है, इंडिया से हटके है। तो मेनलैंड में जो ये वाले इस तरह के एरिया जो दूर हटके होते हैं ना, वो नहीं आते हैं, इसको बोलते हैं मेनलैंड। हिंटरलैंड यानी एकदम देहात वाला एरिया, जंगल, एकदम गांव, ना लाइट है ना सड़क है ना, एकदम अंदरूनी दूर दराज का इलाका कहलाता है हिंटरलैंड। तो ये 6 वन वर्ड्स हैं, याद रखेंगे, लैंड से बने हुए हैं, बहुत बार करवा दिए हैं, सबको आने चाहिए। बढ़े आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आगे कह रहा है जी, द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाय दलित्स, अदर ओबीसीज एंड minorities to the Congress in states such as UP and Samajwadi parties terming the BJP agenda as a threat to the constitution put the wind in the opposition's sails। बहुत आसान सेंटेंस है, थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखना। कह रहा है जी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मिला दलितों का, दूसरे ओबीसीज का और कई माइनॉरिटी के लोगों का, मुस्लिम्स का, क्रिश्चियंस का, ज्यूज़ का, जो हिंदूज़ नहीं है, जो माइनॉरिटी हैं, और किनको, कांग्रेस पार्टी को। और कह रहा है ये कहाँ मिला सपोर्ट, ऐसे राज्यों में जैसे कि यूपी, जैसे कि यूपी। कह रहा है जी, एक तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इन सभी लोगों का, ठीक है, दलित लोगों का, बैकवर्ड क्लासेस का। कह रहा है दूसरा, समाजवादी पार्टी का या अखिलेश कुमार का जो टर्म करने का नाम है, जो नाम देने का काम है, टर्म करना यानी किसी चीज़ को नाम दे देना, नाम दे देने का काम है, बीजेपी के एजेंडा को एक थ्रेट का, एक चुनौती का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। कह रहा है ये सपोर्ट और अखिलेश यादव की जो ये क्या है, पैतरेबाजी है ना, इन्होंने बीजेपी को ऐसा नाम दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की दुश्मन है। कह रहा है इन दोनों चीज़ों ने ना पुट कर दिया विंड को, डाल दिया हवा को ऑपोजिशन के सेल्स में, ऑपोजिशन के जहाज के पाल में। तो पुट द विंड इन समवन सेल का मतलब होता है किसी को सपोर्ट देना, इनकरेजमेंट देना, किसी के अंदर है ना इतना उत्साह जगा देना कि वो अपने आप आगे बढ़ने लगे। जैसे किसी शिप की सेल में जैसे विंड आती है, वो शिप उस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। तो ये एक ईडियम है, याद रखें, टू पुट विंड इन समवंस जो है सेल्स। समझ के सेंटेंस समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो अब एक चीज़ और देख लेना, सपोर्ट और टर्मिंग दोनों की वर्ब है पुट, लेकिन ये वर्ब है V2 में। इन दोनों कामों ने पुट किया विंड को ऑपोजिशन की सेल्स में। तो पुट यहाँ पे V2 का पास्ट इंडेफिनिट का काम कर रहा है। और याद रखें, पुट V1 V2 V3 सेम वाली वर्ब है ये। वो सारी वर्ब्स फटाफट दिमाग से निकाल लो, अपने नोट्स में से देख लो, एक बार बोल के देख लो, जिनका V1 V2 कभी चेंज नहीं होता। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर मैच कर लेना। पुट हो गया जैसे लिखा ही हुआ है, फिर हो गई कट,
सेट, कास्ट, कास्ट से फोरकास्ट और ब्रॉडकास्ट भी बन जाएगा। कोस्ट, हिट, हिट माने मारना, हर्ट, स्प्लिट, वेड, फिर एक वर्ड है स्प्रेड, स्प्रेड यानी फैलना। V1 V2 V3 सेम रहेगी, स्प्रेडेड कभी भी ये वर्ड नहीं बनेगा। फिर एक वर्ब है बर्स्ट, BURST। बर्स्ट का मतलब होता है गुब्बारे में पिन लगा के किसी चीज़ को फोड़ना। किसी भी चीज़ को अचानक से अगर आप फोड़ते हैं तो उसको बर्स्ट करते हैं, चाहे कोई गुब्बारा हो या कोई, समझ गए ना, कोई बात हो, बर्स्ट करना। इसमें क्विट भी आ जाएगा, शट भी आ जाएगा। क्विट और शट का भी V1 V2 V3 क्विट शट ही होता है। तो ये वर्ब्स सबको आनी चाहिए, मुंह जबानी इसीलिए बता रहा हूँ, जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको भी याद होनी चाहिए। 20-30 वर्ब्स हैं यार, जहाँ दिखेंगी वहाँ एक नंबर फ्री का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा जी दैट कांग्रेस लीडर राहुल गांधी enjoyed a 4-point lead, 36% versus 32% over Mr. Modi among respondents in Uttar Pradesh when asked about their preferences for the PM Modi's या Prime Minister's post. कह रहा that must alarm the BJP. सेंटेंस लंबा है लेकिन आसान है। कह रहा जी दैट ये बात की कि कांग्रेस के जो लीडर हैं गांधी, इन्होंने एंजॉय किया 4 पॉइंट की लीड को, बढ़त को, जो थी 36% और किसके सामने 32% के, और ये बढ़त थी मिस्टर मोदी के सामने। और ये किन में थी? उन रिस्पोंडेंट्स में, उन सर्वेड लोगों में जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया सर्वे को उत्तर प्रदेश के अंदर। कह रहे ये बात जो है ना अपने आप में, और ये तब जब उनसे पूछा गया, व्हेन आस्क्ड, इन लोगों से, रिस्पोंडेंट से पूछा गया उनकी प्रेफरेंस के बारे में, उनकी प्राथमिकता के बारे में, चॉइस के बारे में PM पोस्ट के लिए। कह रहे ये बात कि राहुल गांधी को 36% और मोदी को 32%, तो गांधी वर्सेस मोदी 36-32 जो हुआ, ये बात ही अलार्म कर देनी चाहिए बीजेपी को। इस बात को ही, समझ गए ना, परेशान और हैरान कर देना चाहिए बीजेपी को। चलिए, सेंटेंस लंबा था लेकिन ऐसे प्रोसेस करना है आपको। दैट जो है ना, दैट, इसकी वर्ब है मस्ट अलार्म। ये बात की, इसको अलार्म कर देना चाहिए। राहुल गांधी की वर्ब है एंजॉयड, बात ये पूरी की पूरी यहाँ लिखी हुई है। चलिए, लीड का मतलब होता है बढ़त। रिस्पोंडेंट्स वो लोग जो सर्वे को रिस्पॉन्ड करते हैं, जो इंटरव्यू देते हैं, सर्वेड पीपल होते हैं जिनसे सर्वे करवाए, जिनके ऊपर सर्वे होता है। कह रहा है जी क्लियरली द पार्टी कैन नो लॉन्गर एक्सपेक्ट टू रिलाई ऑन हिंदुत्वा। कह रहा है जी साफ बात तो ये है, अब ये जो पार्टी बीजेपी है, अब बिल्कुल भी नहीं, नो लॉन्गर मतलब अब और बिल्कुल भी नहीं, ये अब और बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती है कि ये रिलाई ऑन करे, ये डिपेंड ऑन करे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पे। और कैसे? एज अ सेमेटिंग फैक्टर एक्सेप्ट इन स्टेट सच एज उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। एक सीमेंटिंग फैक्टर के तौर पे, ऐसा फैक्टर जो लोगों को सीमेंट करके बांध देता है। सीमेंट करना यानी लोगों को इकट्ठा करना, जोड़ देना, सीमेंट का बॉन्ड लगा देना। तो अब ये बिल्कुल हिंदुत्व को नहीं मान सकते कि ये सीमेंट लगाने वाला बॉन्ड है, छोड़ करके इन राज्यों में, इन 4 राज्यों की बात इसने की है, उत्तराखंड, गुजरात, MP और छत्तीसगढ़ की। कह रहे क्यों? कह रहे जी विच आर डिस्टिंग्विश्ड बाय अ लैक ऑफ डिलीजेंट ऑपोजिशन। ये वो 4 राज्य हैं जो डिस्टिंग्विश्ड हैं, जो अलग थलग हैं, जो साफ तौर पे डिफरेंट हैं, एक कमी की वजह से, डिलीजेंट ऑपोजिशन की, मेहनत करने वाली जो है विरोध पक्ष की। समझ गए ना? तो यहाँ पे कोई विपक्ष नहीं है जिसपे मेहनत की, जो मेहनत करता हो इन 4 राज्यों में। तो यहाँ तो हिंदुत्व चल ही जाएगा, यहाँ तो आप सीमेंटिक फैक्टर इसको बना ही सकते हो। लेकिन इन 4 के अलावा साफ बीजेपी को दूसरी जगह हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने का मौका नहीं मिलेगा, अब नो लॉन्गर, आगे और नहीं मिलेगा। पार्टी की वो है कैन एक्सपेक्ट, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, एक ही बात है। नो लॉन्गर यानी अब बिल्कुल भी नहीं, एक फ्रेज होता है। सीमेंटिंग मैंने आपको बता दिया, जो बॉन्ड लगाए सीमेंट का, जो जोड़ बनाए, कनेक्ट करे चीज़ों को। विच आया इन 4 राज्यों के लिए, वर्ब इनकी आर डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड होना यानी किसी मामले में अलग होना, डिफरेंट होना। डिलीजेंट याद होगा ना आपको, मेहनती, हार्डवर्क करने वाला। तो यहाँ कोई हार्डवर्किंग अपोजिशन इन 4 में नहीं मिलेगी। कह रहे फॉर द इंडिया ब्लॉक एंड द कांग्रेस इन पर्टिकुलर, इट्स क्रेडिबल परफॉर्मेंस नॉट विद स्टैंडिंग, इट्स टास्क इज कट आउट। कह रहे जी अगर इंडिया ब्लॉक की बात करें और उसमें भी अगर कांग्रेस की बात करें इन पर्टिकुलर, खास तौर पे, कह रहे बावजूद इसकी, नॉट विद स्टैंडिंग यानी बावजूद
इसकी क्रेडिबल परफॉर्मेंस के, इसकी भरोसेमंद परफॉर्मेंस के। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दी है, इस पर भरोसा अब होने लगा लोगों को कि इंडिया ब्लॉक भी कभी ना कभी मेजॉरिटी या ले सकता है ना, ब्लॉक कभी अपनी गठबंधन सरकार बना सकता है। कह रहे जी नॉट विद स्टैंडिंग इसकी क्रेडिबल परफॉर्मेंस इस ब्लॉक को और कांग्रेस को, कह रहे अब इनको टास्क मिल गया है कटआउट। टू हैव अ टास्क कटआउट का मतलब होता है आपके लिए एक मुश्किल काम तैयार है, एक टास्क है जो आपके लिए कट आउट होकर के रेडी है। तो इनके लिए भी एक मुश्किल काम तैयार है इन दीज स्टेट्स, इन चारों स्टेट्स में। समझ गए? चलिए, टास्क की वो है इज कटआउट। ये जो ईडियम बनी है वो बनी है दर्जी से। दर्जी जो होता है ना, सबसे पहले शर्ट बना रहा है, पैंट बना रहा है, जो भी चीज़ बना रहा है उसको पहले कपड़े को काटेगा, और वो काटने का काम उसका सबसे इजी काम होता है। फिर काटने के बाद सिलने का जो काम है, स्टिचिंग करना, डिज़ाइन देना है ना, सब टांके वांके लगाना, वो काम है सबसे मुश्किल। तो दर्जी की जब शर्ट कट के हट जाती है साइड में, तब आप बोल सकते हैं कि अब इसका मुश्किल काम शुरू हो रहा है। दर्जी का टास्क कट आउट हो चुका है, शर्ट अब कट होकर के बाहर आ चुकी है। समझ गए? कपड़ा कट गया, अब दर्जी का मेन काम शुरू होगा उस कपड़े को सिलने का। वैसे ही इन स्टेट्स में भी कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक का मेन काम अभी बाकी है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब बावजूद होता है, लेकिन ये जो प्रेपोजिशन है ये लास्ट में भी आ जाती है, शुरू में भी आ जाती है। डिस्पाइट, इंस्पाइट तो शुरू में आती है, लेकिन नॉट विद स्टैंडिंग चाहे बाद में लगाओ चाहे नाउन के पहले लगाओ। यहाँ भी लगा सकते थे नॉट विद स्टैंडिंग को क्रेडिबल परफॉर्मेंस से पहले, और इसको बाद में भी लगाया जा सकता है। स्पेशल जो है प्रेपोजिशन है इंग्लिश में। कह रहा द कांग्रेस ऑल्सो इंक्रीज इट्स वोट शेयर इन कर्नाटका फ्रॉम व्हाट इट वाज इन 2023 असेंबली इलेक्शंस। कांग्रेस ने भी बढ़ाया अपना वोट शेयर कर्नाटक में। और कहाँ से बढ़ाया? जो ये था फ्रॉम व्हाट इट वाज 2023 के असेंबली इलेक्शंस में। कह रहा है बट द एनडीए स्ट्रॉन्ग सोशल कोलिशन प्रूव्ड अ हिंड्रेंस। कह रहा है लेकिन एनडीए का एक मजबूत सोशल कोलिशन जो है, एक सामाजिक गठबंधन जो है, वो प्रूव हो गया, साबित हो गया एक रुकावट, एक हिंड्रेंस। और किस काम में? इन कन्वर्टिंग दोज इंक्रीज वोट्स इनटू मोर सीट्स। कन्वर्ट करने में उन बढ़े हुए वोट्स को ज़्यादा सीट्स में। तो कांग्रेस को मिला यहाँ पे खूब अच्छा सपोर्ट कर्नाटक के अंदर, लेकिन कोलिशन इतना बढ़िया था एनडीए का कि इनको सीट नहीं मिल पाई वोट शेयर बढ़ने के बावजूद। कांग्रेस की वर्ब है इंक्रीज्ड, इट की वर्ब है वॉज, इट आया है वोट शेयर के लिए 2023 वाले की। कोलिशन यानी गठबंधन, वर्ब है इसकी प्रूव्ड, प्रूव होना यानी साबित होना, हिंड्रेंस यानी रुकावट। बहुत सिंपल से सेंटेंसेस हैं, बार बार रिपीट करने का इसलिए मन नहीं हो रहा है ना, एक बार में ही आप समझ पा रहे होंगे। कह रहा है द मैसेज फॉर द ऑपोजिशन इज़ क्लियर। अब जो मैसेज है, जो संदेश है, जो समझ गए ना, ऑपोजिशन के लिए, विरोध पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए, वो बड़ा साफ है। अब क्या मैसेज है? ये पूरा मैसेज यहाँ लिखा हुआ है डैश लगा के। वेयर एवर इट इज़ इन पावर इट मस्ट स्ट्राइव टू प्रोवाइड अ क्लियर ऑल्टरनेटिव। जहाँ भी ये पावर में है ऑपोजिशन, इसको स्ट्राइव करना पड़ेगा, भरसक कोशिश करना पड़ेगा। याद है ना, स्ट्राइव, मन लगा के कोशिश करना पड़ेगा कि ये प्रोवाइड करे एक साफ विकल्प को, क्लियर ऑल्टरनेटिव को। और किसका? डी जो है एनडीए का, टू द एनडीए। और किस रूप में? इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस या प्रशासन के रूप में। तो जहाँ पे ये पावर है, वहाँ पे पावर में है, वहाँ पे इतना अच्छे से इनको प्रशासन करना चाहिए कि लोगों को लगे कि एनडीए का विकल्प कांग्रेस है, या अपोजिशन भी एनडीए की जगह काम कर सकता है, उससे अच्छा या उसके बराबर, है ना। मैसेज की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज, इट की वर्ब है मस्ट स्ट्राइव। इट आया ऑफ कोर्स ऑपोजिशन के लिए, विपक्ष के लिए। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, है ना, चॉइस, ये नहीं तो वो। इस वर्ड को ऑल्टरनेट नाम के वर्ड से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। पीछे का अगर आई वी ई निकाल दूं और इसकी जगह सिर्फ ई लगा दूं, ऑल्टरनेट, तो ऑल्टरनेट होता है एक दिन छोड़ के, छोड़ के, है ना। मंडे किसी काम को किया, ट्यूसडे नहीं किया, फिर वेंसडे किया, तो वो होता है ऑल्टरनेट करना, वो अलग वर्ड है। ऑल्टरनेटिव वर्ड अलग है जो होता है विकल्प। इन दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। कह रहे जी एंड वेयर इट इज़ नॉट इन पावर इट मस्ट रिलाई ऑन बिल्डिंग यूनिटी। और जहाँ विपक्ष पावर में नहीं है, इसको रिलाई ऑन करना पड़ेगा, इसको डिपेंड ऑन करना पड़ेगा यूनिटी को बिल्ड करने में, एकता को बनाने में। और किन के बीच में?
अमंग लाइक माइंडेड फोर्सेस, अपने जैसे दिमाग वाली फोर्सेस के बीच में, लाइक माइंडेड यानी कांग्रेस की तरह माइंड वाले या उसकी तरह सोचने वाली पार्टियों के बीच में। कह रहा है और क्या करना पड़ेगा, एंड अ नैरेटिव ऑफ ब्रिंगिंग चेंज थ्रू ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़, और इसको रिलाई ऑन करना पड़ेगा, निर्भर होना पड़ेगा एक ऐसे नैरेटिव या कहानी पे जो है बदलाव लाने की, ब्रिंग करने की चेंज को, नई ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़ के जरिए, वैकल्पिक नियमों या कानूनों के जरिए। जो बीजेपी या एनडीए कर रहा है उससे अलग कुछ करेंगे और नया बदलाव लेकर के आएंगे। ऐसे नैरेटिव पे इनको रिलाई करना चाहिए जहाँ ये पावर में नहीं है। कह रहा है जी दैट ऑफर अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट टू द सेंट्रलाइजिंग एंड यूनिटरी नेचर ऑफ द बीजेपी। ये वही पॉलिसीज़ हैं जो ऑफर करती हैं एक बहुत ही मजबूत कॉन्ट्रास्ट को, विरोधाभास को। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, एकदम अलग, डिफरेंट। तो एक बहुत मजबूत विरोधाभास को जो है बीजेपी की यूनिटरी और सेंट्रलाइजिंग नेचर की पॉलिसीज़ का। बीजेपी की सारी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, दिल्ली से बनेंगी, पीएम देखेगा, है ना, होम मिनिस्टर फाइनल करेगा अग्निवीर को, इसको। तो ये सेंट्रलाइजिंग और यूनिटरी नेचर की पॉलिसीज़ हैं जिसमें स्टेक होल्डर से बातचीत नहीं होती। किसानों के लिए कानून बनेगा, दिल्ली में बन जाएगा, किसानों से पूछा भी नहीं। तो ये यूनिटरी और सेंट्रलाइजिंग नेचर की जो पॉलिटिक्स है बीजेपी, उसका विकल्प कांग्रेस को दिखाना चाहिए वोटर्स को, जहाँ जहाँ ये पावर में नहीं है। समझ गए, बड़ा अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छा एनालिसिस इन्होंने CSDS जो लोक नीति वालों ने करके दिया है। इट की वर्ब है मस्ट रिलाई, दैट आया पॉलिसीज़ के लिए, दैट की वर्ब है ऑफर। यूनिटरी मैंने आपको बता दिया, जो यूनिजन वाली हो, एक ही जगह बैठ कर के कोई काम हो जाए, सेंटर में यूनियन ही जब सब काम करे तो यूनिटरी नेचर ऑफ पॉलिसीज़ कहलाता है। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। होपफुली इजी आर्टिकल का मज़ा आपने लिया होगा। कभी कभी आता है द हिंदू में, नहीं तो ऐसे ही आर्टिकल होंगे जिसमें आपका पसीना छूट जाएगा, है ना। आज ऐसा कुछ भी आपको फील नहीं हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, इनमें से वो की फैक्टर कौन सा है जो मेंशन किया गया है और जो कंट्रीब्यूट भी करके गया एनडीए की कम होती हुई मेजॉरिटी में 2024 के इलेक्शन में। इन चारों में से किस बला की वजह से बीजेपी को इस बार उतने वोट, एनडीए को उतने वोट नहीं मिले? एम्प्लॉयमेंट की कमी की वजह से, रीजनल पार्टी के कंप्लीट कोलैप्स की वजह से, बहुत ज़्यादा उछाल आ जाने की वजह से पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी में, लोकप्रियता में, फेम में, या फिर डिक्लाइन की वजह से, गिरावट की वजह से हिंदुत्व पॉलिटिक्स की अपील का मार्जिनलाइज सेक्शन में, गरीब लोगों में। बड़ा इजी क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आंसर मैंने बताए, आप इन्हीं में से निकाल भी लोगे। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर वीडियो के नीचे डाल भी दिया है, वहाँ से मैच करना। चलो खुद से निकालो अपना आंसर। कह रहा है जी CSDS का जो लोक नीति सर्वे था, इसने किस चीज़ को आइडेंटिफाई किया की इशू के तौर पे, जो था इलेक्टोरेट का 2024 के इलेक्शन में। प्री पोल सर्वे में कौन से इशू बताए CSDS लोक नीति सर्वे ने कि जिनके ऊपर वोटिंग पड़ने वाली है इस साल, इनके हिसाब से वो इशू कौन से थे? करप्शन और गवर्नेंस थे, अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज थे, रीजनल ऑटोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी थे, या इन्वायरमेंटल इश्यूज और हेल्थ केयर थे? चारों में से किन चीज़ों पे लोगों ने इस बार वोट करना है, ऐसा CSDS ने बताया था? खुद से एक बार ट्राई दो, पॉज करके वीडियो को। चलो सेकंड में आंसर है जी आपका, बता दूं, बी है, अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज पे वोट होगा, ऐसा CSDS ने प्री पोल सर्वे में बताया था। और ए में आंसर होगा डिक्लाइन, जो गिरावट आई है हिंदुत्व की अपील में, गरीब लोगों में, इसकी वजह से। समझ गए ना, ये रीज़न है जो है एनडीए की रिड्यूस मेजॉरिटी का। चलो बीच में आ जाओ, क्वेश्चंस को देखते हैं। टू हैव समवन्स टास्क कट आउट, ऑफकोर्स ये इडियम आपको करवाई थी। रोम्प होम फ्रेजल वर्ब याद होगा आपको, होम रन लगाते हैं बेसबॉल में, वहीं से बनाई हुई है। इनरवेट का मीनिंग पूछा है आपसे, इनविग्रेट, रिजुवनेट या एग्जॉस्ट। स्ट्रॉन्ग होल्ड का एंटोनिम पूछा है आपसे, उल्टा क्या होगा? एक ग्रुप ऑफ वोटर्स किसी भी एरिया में जो रहते हैं, उन ग्रुप को क्या बोलते हैं वन वर्ड में? ये वन वर्ड कर लेना, कोलोकेशन नहीं है, वन वर्ड है, ठीक है। और लास्ट में हिंटरलैंड का आपसे मीनिंग पूछा है, ऑफकोर्स ये भी अच्छे से आता है आपको। ट्राई दे दो इनको सभी को। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया मैंने, वहाँ से मैच करते जाना। चलिए लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर आपको मिल सकती है इस देन के आसपास, दूसरी एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, और तीसरी एरर आपको मिलेगी और ज़रूर मिलेगी इस फ्रेज में, ठीक है। ढूंढो
तो बताना 11 में से कितने नंबर मिले। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए गए हैं, वहाँ से मैच कर लेना। क्लास कैसी लगी आज की? इजी आर्टिकल्स कभी कभी लाता हूँ ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे आपका। जो बच्चे पूरी देखते हैं क्लास को, लास्ट तक देखते हैं, डिलीजेंट बच्चे हैं, पीडी लिख करके मुझे अपना फीडबैक दिया करो। और पीडीआई लिख दिया करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि ये थीम और ये सेटिंग आपको पसंद आ रही है। ऐसी सेटिंग्स कोई मैं रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, आप अपना फीडबैक ज़रूर से दें। चलिए